आंदोलन करना चाहिए मतलब एक मोर्चा निकालना चाहिए, संविधान चौक में जाना चाहिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना चाहिए, जो आएगा उसको निवेदन देना चाहिए, अपने अपने घर जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। बराबर है रामदेव साहब? इसी को हम आंदोलन कहते हैं ना आजकल। जिस आंदोलन का गए 20 साल से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी भी आंदोलन से कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकला है, फिर भी हम आंदोलन करते जाते हैं, फिर भी हम आंदोलन, क्योंकि किसी भी समस्या के समाधान के अन्य रास्ते भी हो सकते हैं, अन्य मार्गों से भी उसका समाधान किया जा सकता है। इस बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। परंपरागत तरीके से बाबा साहब आंदोलन करते थे, हम भी आंदोलन करेंगे, मोर्चे निकालते थे, हम भी मोर्चे निकालेंगे, जिसका परिणाम हो ना हो हमारा नाम पेपर में आ जाएगा, वी आर हैप्पी फॉर दैट, हम खुश है। परंतु ये समस्याएं हैं। आइए थोड़ी दूसरा इश्यू है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। फिर से एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दाखिल की है कि संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जाए और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे। ये याचिका है, याचिका सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की है और ये याचिका है, कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में यह न्यूज़ आई है और टाइम्स ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश फिर उस पीठ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूछा कि क्या उद्देशिका में संशोधन की अनुमति संविधान देता है, ये उनका प्रश्न है। तो जवाब ये आया कि 1976 में इंदिरा जी के समय में उद्देशिका में संशोधन किया गया है, अब क्यों नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें आप समझ लीजिए कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। संशोधन इसलिए है कि इंदिरा गांधी ने जो संशोधन कर इंदिरा गांधी जी के समय में, इंदिरा गांधी जी के समय में जो संशोधन हुआ था और दो शब्द जोड़े गए थे उसमें उद्देशिका में, एक समाजवाद और दूसरा धर्मनिरपेक्षता। ये संशोधन ये कहता है यह दोनों शब्द निकाल दिए जाए, दोनों शब्द निकाल दिए जाए। इसके लिए ये याचिका दाखिल की गई है। तो ये सारी घटनाएं जो हमारे आजू बाजू हो रही है, बड़े ही क्या है कि आने वाले संकट का, आने वाले दिनों में संविधान है, आरक्षण है, इसके संबंध में क्या होने जा रहा है मुझे मालूम नहीं है। और दुख की बात यह है, हम लोग सिर्फ एक बात जानते हैं कि कुछ भी हो संविधान चौक में जिंदाबाद मुर्दाबाद, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते। कांग्रेस साहब भी बार बार आह्वान करते थे आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए मतलब एक मोर्चा निकालना चाहिए, संविधान चौक में जाना चाहिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना चाहिए, जो आएगा उसको निवेदन देना चाहिए, अपने अपने घर जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। इसी को हम आंदोलन कहते हैं ना आजकल। जिस आंदोलन का गए 20 साल से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी भी आंदोलन से कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकला है, फिर भी हम आंदोलन करते जाते हैं, फिर भी हम आंदोलन, क्योंकि किसी भी समस्या के समाधान के अन्य रास्ते भी हो सकते हैं, अन्य मार्गों से भी उसका समाधान किया जा सकता है। इस बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। परंपरागत तरीके से बाबा साहब आंदोलन करते थे, हम भी आंदोलन करेंगे, मोर्चे निकालते थे, हम भी मोर्चे निकालेंगे, जिसका परिणाम हो ना हो हमारा नाम पेपर में आ जाएगा, वी आर हैप्पी फॉर दैट, हम खुश है। परंतु ये समस्याएं हैं। आइए थोड़ी का जो अंक निकला है हमारा 11 फरवरी, आज का जो अंक हम जो इसको लोकार्पित किया है, यह अंक मोदी सरकार का अंतरिम अर्थसंकल्प 2024-25 पर है और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं मानता हूँ एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है। 2023 में अदानी जी का जो कांड हुआ था, अदानी जी का जो प्रकरण हुआ था, उसके संबंध में पूरी जानकारी है। मराठी में मैंने उसको शीर्षक दिया है, यार भांडवलदार, पूंजीपति मेरा यार, ये शीर्षक है हिंदी में उसका। अंग्रेजी में इसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है, जब शासक और पूंजीपति की दोस्ती होती है और कुछ पूंजीपतियों को शासन का जब लाभ मिलने लगता है, सारे लोगों की संपत्तियां खत्म हो रही थी कोरोना समय में, उस समय में अदानी जी की संपत्ति दिन दुनी रात चौगुनी दर से बढ़ रही थी। तो इसलिए इसका भी प्रलेखन इस मैगजीन में
किया गया है। शायद ये कहावत है हिंदी में कहावत है कि कुछ लोगों को सारे समय तक मूर्ख बनाया जा सकता है। उसी कहावत का दूसरा हिस्सा है, सारे ही लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है। कहावत पूरी तब होती है जब कहा जाता है कि सारे ही लोगों को सारे ही समय मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये पूरी कहावत है। शायद दुनिया के लिए लागू हो, हम भारतीयों के लिए यह लागू नहीं होती है। हम भारतीय लोग ऐसे हैं कि जिनको सारे ही समय मूर्ख बनाया जा सकता है। 2014 से वही चल रहा है, 2014 से वही चल रहा है और यह मानकर चल रहा है कि हम भारतीयों को सारे समय मूर्ख बनाया जा सकता है। 2014 में बनाया गया, 2019 में बनाया गया, 2024 में भी वो दोहराया जाएगा। इसका विश्वास अंतरिम बजट में व्यक्त किया गया है। इस विश्वास के साथ यह अंतरिम अर्थ संकल्प सादर किया गया है। कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, कभी कभी बड़ा दुख भी होता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्यों हमें वोटिंग का अधिकार दिया, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर को ये कहा गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, संविधान सभा में ये कहा गया था कि मूर्ख लोग हैं, वोट के अधिकार का उपयोग करने का बुद्धि इनमें है नहीं, क्यों इनको वोट का अधिकार देते हो। ये कहा गया था डॉक्टर अम्बेडकर को। डॉक्टर अम्बेडकर को विश्वास था कि अनपढ़ हो सकता है परंतु उसको बुद्धि है, अनपढ़ हो सकता है उसको विवेक है, वो विवेक से इस वोट के अधिकार का उपयोग करेगा। हमने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को गलत सिद्ध कर दिया है। हमने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को गलत सिद्ध कर दिया है। यदि हमें बुद्धि होती, यदि हमें विवेक होता, हम विचार कर सकते, तो शायद आज का दिन हमें देखना नहीं पड़ता, कोई भी हमें आएगा मूर्ख बने। शायद मार्क्स सही था। मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम की गोली है, खिला दो और चाहे जो करवा लो। आज धर्म नाम की अफीम की गोली दी जा रही है और 2024 में यह गोली दी जाएगी। और फिर से एक बार मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ। यह अंतरिम बजट, शायद डांगरे साहब ने पूछा था उस दिन पे, ये अंतरिम बजट क्या होता है, तो संक्षेप में मैं उसके संबंध में बताना चाहूँगा। थोड़ा सा समय लूँगा मैं, 10 मिनट का चलेगा, तो आप लोग यदि अनुमति देते हो तो चलेगा, तो मैं बात करना चाहूँगा। अंतरिम बजट का अर्थ यह होता है कि वैसे हमारा आर्थिक वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से 21 मार्च तक होता है। इसको कहते हैं इकोनॉमिक ईयर, आर्थिक वर्ष, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से शुरू होता है 21 मार्च तक। सरकार को कुछ भी खर्च करना हो, 1 पैसा भी खर्च करना हो, तो संसद की अनुमति लेनी होती है, और संसद की अनुमति लेनी होती है। इसीलिए अर्थ संकल्प प्रस्तुत करना पड़ता है हर साल। अर्थ संकल्प पारित कर संसद की अनुमति ली जाती है। यह संविधान का आदेश है। बिना संसद की अनुमति के सरकार 1 पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। इसीलिए 1 अप्रैल से खर्च करने के लिए फरवरी में, पहले मार्च में अर्थ संकल्प आता था, अब फरवरी में अर्थ संकल्प आता है, जो अर्थ संकल्प 1 अप्रैल से लागू होगा। जिस वर्ष विधानसभा को भी यही नियम लागू होता है, जिस वर्ष लोकसभा का चुनाव होता है, उस वर्ष अर्थ संकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता, क्योंकि नई लोकसभा अस्तित्व में आने वाली होती है। यह वर्तमान लोकसभा 17वीं लोकसभा है, जिसका कल समापन हो गया। कल का सत्र जो था, कल का दिन तो वो अंतिम दिन था लोकसभा का। इसके बाद में अभी लोकसभा का सत्र नहीं होगा, तो लोकसभा का कार्यकाल एक प्रकार से मई में
समाप्त होने वाला है। मई तक चुनाव हो जाएंगे और नई लोकसभा आने के बाद आने वाले वर्ष के लिए नई लोकसभा नया अर्थ संकल्प प्रस्तुत करेगी। तो मई में चुनाव होने वाला है, फिर अप्रैल से लेकर तो मई तक खर्च कैसे करेगी सरकार? अप्रैल से लेकर तो मई तक नए चुनाव होकर नई लोकसभा अस्तित्व में आकर सरकार बनने तक खर्च कैसे करेगी? तो उसके लिए, उस खर्च के लिए फिर से लोकसभा की अनुमति ली जाती है और इसके लिए जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसको अंतरिम अर्थसंकल्प, इंटरिम बजट या लेखानुदान कहा जाता है। दूसरा शब्द उसके लिए फुट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है या लेखानुदान भी कहा जाता है। यह लेखानुदान या अंतरिम अर्थसंकल्प 1 फरवरी 2024 को हमारी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा प्रस्तुत किया, इस आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया कि मैं मई के चुनाव के बाद पूरा अर्थ संकल्प प्रस्तुत करने वाली हूँ। इसलिए इस अंतरिम अर्थ संकल्प में लोगों को लुभाने वाली कोई भी घोषणा मैं नहीं करूंगी। चुनाव होने के पश्चात भी 2024 का चुनाव है, चुनाव के समय सारे लोग यह अपेक्षा कर रहे थे कि कुछ लुभावनी घोषणाएं की जाएगी, इसको ये देना है, उसको वो देना है, ये देंगे वो देंगे, मगर उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा इसकी जरूरत नहीं है, हम आ रहे हैं। और आ रहे हैं सिर्फ इतना नहीं कहा, हम बीजेपी को 370 सीट मिलने वाली है और एनडीए को 400 से अधिक मिलने वाली है। शायद इंदिरा जी की हत्या के पश्चात राजीव गांधी जी को जो बहुमत प्राप्त हुआ था उससे अधिक बहुमत प्राप्त कर मोदी जी अपने नाम से एक इतिहास बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो फिर से इस प्रकार की चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। चुनाव में मोदी जी की ओर से 2 ही इशू होंगे, एक तो राम मंदिर होगा और दूसरा विकास होगा। विकास की अनेक योजनाएं उनके पास हैं, वो हर इसमें बताते हैं, मगर राम मंदिर पहले और विकास बाद में। इंडिया है या नहीं है मालूम नहीं है अभी, इंडिया है या नहीं है, क्योंकि आज का ऐसे निकलने से पहले पेपर देख रहा था, ममता बनर्जी क्या करेगी मालूम नहीं, इंडिया में है या नहीं मालूम नहीं। हाँ, अपने इंडिया की पहली मीटिंग जिन्होंने बुलाई थी नीतीश कुमार जी कहाँ गए मालूम नहीं, किसके गोद में जाकर बैठे मालूम नहीं। हाँ, भारत रत्न का भी उपयोग चुनाव के लिए होता है, भारत रत्न का भी उपयोग चुनाव के लिए होता है। चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर उनका जो पोता है अजय सिंह, उसको एनडीए में जोड़ दिया है, अखिलेश यादव को छोड़कर वो एनडीए में जा रहा है। आप कहते हैं कि पंजाब में हम अकेला चुनाव लड़ेंगे, अब इंडिया में क्या बचा मुझे मालूम नहीं है, इंडिया है या नहीं मालूम नहीं है भी तो राम मंदिर और विकास इस परिप्रेक्ष्य में इंडिया लोगों के सामने क्या रखने वाला है, इंडिया लोगों के सामने क्या रखने वाला है? सिर्फ मोदी को गाली देने से या मोदी ने संविधान खत्म कर दिया, मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, इतना कहने से चुनाव नहीं लड़ा जाता। हम सत्ता में आए तो क्या करने वाले हैं इसका ब्लूप्रिंट जब तक नहीं रखोगे तब तक आप सिर्फ किसी के नकारात्मकता को आह्वान कर कर चुनाव नहीं जीत सकते, लड़ भी नहीं सकते। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। बड़ी अजीब सी स्थिति है, बड़ी अजीब सी स्थिति इस प्रकार से है कि संसद का अधिवेशन एक दिन से बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया? सिर्फ इसलिए बढ़ाया गया कि हमारी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी को श्वेत पत्रिका घोषित करनी थी। क्या है श्वेत पत्रिका? श्वेत पत्रिका है 2004 से 2014 तक, एक दशक में ये अपने मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यूपीए का शासन था। उस शासन काल में भारत किस हाल में था
यह बताने के लिए निर्मला सीतारामन जी ने श्वेत पत्रिका निकाली, जिसकी घोषणा उन्होंने अपने अंतरिम बजट में की। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। बजट होता है, बजट में इस प्रकार की घोषणाएं होती नहीं, मगर की गई है। उधर से श्वेत पत्रिका निकली, उधर से काली पत्रिका निकली, इधर से श्वेत पत्रिका निकली, उधर से काली पत्रिका निकली। बड़े अजीब सी बात है, काली पत्रिका में जो स्टैटिस्टिक्स दिया गया है, अंतिम उत्तर जो होता है वो शासकीय पक्ष देता है, अंतिम भाषण जो होता है वो शासकीय पक्ष का है। इस श्वेत पत्रिका पर भी अंतिम भाषण निर्मला जी का था, और पार्लियामेंट की समाप्ति पर भी अंतिम भाषण मोदी जी का था। उसके बाद में कोई आर्गुमेंट होते नहीं है। तो इसमें जो मनीष तिवारी कांग्रेस के हैं, उन्होंने कुछ आंकड़े दिए कि 2004 से 2010 तक अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, विकास की दर क्या थी, गरीबी रेखा से कितने लोग ऊपर आए, महंगाई की दर क्या थी। निर्मला सीतारामन जी ने इन एक भी आंकड़े को गलत नहीं बताया, इस एक भी आंकड़े को गलत नहीं बताया। फिर भी उन्होंने ये कहा कि अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही थी, खड्डे में गई थी, डुबा दिया था इन लोगों ने, हम लोगों ने उभार दिया है। मोदी जी के समय में बैंक का जितना कर्ज निरस्त किया गया, राइट ऑफ किया गया, उतना यूपीए के समय में नहीं हुआ, उस 10 साल में नहीं हुआ। फिर भी यूपीए को बदनाम किया जा रहा है। झूठ बोलो, क्योंकि लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है। मीडिया यदि आपके साथ हो तो, मीडिया आपके साथ है, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, यदि आपके साथ हो। मनीष तिवारी इतना सा आएगा, निर्मला सीतारामन इतना बड़ा आएगा, मनीष तिवारी को कौन पढ़ेगा मालूम नहीं, आया है पेपर में, देना पड़ता है, कौन पढ़ेगा मालूम नहीं, मगर आप निर्मला सीतारामन जी को जरूर पढ़ोगे। और फिर मैं कुछ आंकड़े वारी बताता हूँ। इतना अच्छा अर्थ संकल्प उन्होंने प्रस्तुत किया है कि सब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। अभी लखपति दीदी नाम का शब्द आया है, कभी आपने सुना कि नहीं मुझे मालूम नहीं। लखपति दीदी अभी 1 करोड़ है, 3 करोड़ लखपति दीदी हो जाएगी। 3 करोड़ लोग, सारा ही आबादी आबाद है। इस आबादी आबाद भारत का ये अभी चित्र देख लीजिए। महाराष्ट्र तलाठी जगह 4500, अर्ज उम्मीदवार 10,41,713। कितनी जगह है? 4500। उम्मीदवार कितने? 10,41,713। उनमें से परीक्षा के लिए कितने बैठे? 8,64,960। बड़ा आबादी है। दूसरा, देश भर में रिक्त पद हैं 1,04,000, अर्जदार हैं 1,05,000, आवेदक हैं 1,05,000। गुजरात विकास का मॉडल, पद 5,260, इच्छुक उम्मीदवार 16,41,000। इच्छुक उम्मीदवार कितने? 16,41,000। उत्तर प्रदेश विकास प्रदेश, स्वर्ण प्रदेश, राम मंदिर, कॉरिडोर। कहाँ से शुरू होगा कॉरिडोर? द्वारका, काशी, अयोध्या से शुरू होगा कॉरिडोर। अभी राम मंदिर मिल गया, अभी काशी विश्वनाथ का और इसका वो कौन सी मस्जिद है, वो ज्ञानवापी मस्जिद शुरू है, वो भी मिल जाएगा। उसके बाद में मथुरा का ईदगाह और कृष्ण मंदिर, ये सारा मिलने वाला है। और फिर एक कॉरिडोर बनेगा। उत्तर प्रदेश पद 3,300, उम्मीदवार 19 लाख से अधिक। उत्तराखंड पद 1,800, उम्मीदवार 2,37,000। राजस्थान पद 40,000, इच्छुक उम्मीदवार 11,25,000। जम्मू कश्मीर पद 2,330, उम्मीदवार 2 लाख। आज भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उस भारत में अदानी है, उस भारत में अंबानी है, उस भारत में
टाटा है, सब लोग है। उसी भारत में 80 करोड़ लोग आने वाले 5 साल तक मुफ्त के अनाज पर जिंदा रहेंगे। उस भारत में 80 करोड़ लोग आने वाले 5 साल तक मुफ्त अनाज पर जिंदा रहेंगे। हर साल हम 2 लाख करोड़ रुपया मुफ्त अनाज पर खर्च करेंगे, परंतु उनको हम सम्मानित आजीविका नहीं देंगे। दे नहीं सकते, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरे शब्द ध्यान से सुनिए। दे सकते हैं परंतु देंगे नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुफ्त में अनाज लेने वाले लोग इस भारत में रहे, जिससे हम कह सके कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। कर्ज की बात की जाती है, 47 करोड़ 70 लाख 70 हजार करोड़ का यह बजट है। 47 लाख 70 हजार करोड़ का यह बजट है। मैंने आंकड़े दिए हैं, आप जरूर पढ़िए। और पढ़ने के बाद यदि किसी को कोई शंका है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कौन पढ़ेगा क्या पढ़ेगा, अब मेरा काम है लिखना, आपका काम है पढ़ना। नहीं पढ़ते तो उसके लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। एक अंग्रेजी में कहावत है, वी कैन टेक ए हॉर्स टू द वाटर बट वी कांट मेक इट ड्रिंक। कहावत है, वी कैन टेक द हॉर्स टू ए वाटर बट वी कांट मेक इट ड्रिंक। हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, जबरदस्ती तो पानी नहीं पिला सकते ना। उसकी मुंडी भी डुबाने के बाद उसको यदि पीना ना हो तो क्या करेंगे। अब मैगजीन आप तक पहुंच गया, अब आप नहीं पढ़ना चाहे तो क्या कर सकते हैं। नहीं पढ़ना चाहे तो कर क्या सकते हैं। अब अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकते, हिंदी में नहीं पढ़ सकते, केंद्र का बजट सुन नहीं सकते। मालूम नहीं कितने लोगों ने निर्मला सीतारामन जी को सुना है, मुझे नहीं मालूम, परंतु फिर भी अब मराठी में भी नहीं पढ़ेंगे तो क्या कर सकते हैं। पढ़ने के बाद यदि कोई प्रश्न है तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अगले संडे को जरूर आइए आप अपनी चर्चा लेकर, हम लोग मिलकर उस पर सोचने का प्रयास करेंगे। कितना कर्ज होगा हमारे देश पर, कितना कर्ज होगा जानते हैं आप। बजट है 47 लाख 70 हजार करोड़ का बजट है। कर्ज का आंकड़ा मैं दे नहीं सकता, मैंने कहीं तो भी लिखा है, मगर इस कर्ज पर इस 47 लाख 70 हजार करोड़ में से 20% सिर्फ ब्याज में जाने वाला है। 47 लाख 70 हजार करोड़ रुपए का 20% सिर्फ ब्याज में जाने वाला है। यह होता है करीब 10 लाख करोड़। यदि भारत सरकार 10 लाख करोड़ सिर्फ ब्याज देती है हर साल, तो भारत सरकार पर कर्ज कितना होगा इसके बारे में आप सोच सकते हैं। इतना कर्ज लेकर जब विकास किया जा रहा है, अधिक डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, परंतु जो कुछ बताया गया है उसकी दूसरी बाजू भी है जो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से यह अर्थ संकल्प की बात की जा रही है। इस प्रकार से इस अर्थ से बहुत सारी बातें हैं। शिक्षा पर खर्च कम किया जा रहा है, स्वास्थ्य पर खर्च कम किया जा रहा है। मनरेगा जो लाइफ लाइन है, कोरोना के बाद गांव में आम आदमी के जिंदा रहने का एक ही सोर्स है मनरेगा, उसका बजट कम किया जा रहा है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया में विकास की प्रक्रिया जब भी होती है, एक बात पूछी जाती है कि आयकर, इनकम टैक्स दो लोग देते हैं। एक तो व्यक्ति जिसकी आय 7 लाख से ऊपर होगी, अभी टैक्स नहीं बढ़ाया है, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, परंतु 7 लाख के ऊपर जिनकी आय होगी उनको आयकर देना पड़ता है। और दूसरा होता है कंपनी कर। कंपनियां जो हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, वो भी टैक्स देते हैं। इन लोगों का जो टैक्स होता है इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। टैक्स 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अपने जेब से जब करदाता पैसा देता है, चाहे कंपनी हो चाहे व्यक्ति हो, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मगर इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, जो वस्तु सेवा कर जो है, वो जीएसटी जो है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? दुकानदार भर देगा,
दुकानदार भर देगा, मेरे से वसूल कर लेगा। दुकानदार भर देगा, किससे वसूल करेगा? मेरे से वसूल कर लेगा। इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। भरने वाला करदाता नहीं होता, वो किसी और से वसूल कर लेता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स है, सारे ही प्रगतिशील प्रगत देशों में, विकसित देशों में जीडीपी से उसका प्रतिशत 35% है। जितना भी जीडीपी, हमारे देश का सकल उत्पादन जितना भी है, उसका 35% जो है यह डायरेक्ट टैक्स से आता है। हमारे देश में 11% है। हमारे देश में कितना है? 11% है। और फिर भी इसमें और कम करना चाहता है पूंजीपति। कौन अमीर होगा? इसका मतलब है डायरेक्ट टैक्स यदि कम है तो इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा, और फिर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि जीएसटी हम लोगों को ज्यादा देना पड़ेगा, गरीब से गरीब आदमी को। इसीलिए ज्योतिबा फुले जैसा कहते हैं, यह आदमी, यह सरकार गरीबों के टैक्स पर चलती है, अमीरों को छूट देने वाली सरकार है। फिर भी कहती हैं कि सब कुछ ठीक है। पढ़िए बजट को, पढ़ने के बाद में ये जो भी है, पार्लियामेंट में मोदी जी का भाषण हुआ, 2 भाषण हुए मोदी जी के, काला श्वेत पत्रिका। कभी कभी ऐसा लगता है डेमोक्रेसी के बारे में कि दूसरों को गाली देकर जो बड़ा होना चाहता है उसके बारे में शंका की जानी चाहिए। अपने बलबूते पर जो बड़ा नहीं हो सकता, उसके सामने एक ही रास्ता होता है कि दूसरों को गाली देकर अपने आप को सिद्ध करना। चोर ये दूसरों को कहता है कि ये मेरे से बड़ा चोर है, ये तो मेरे से बड़ा चोर है, इसको आप क्यों कुछ नहीं बोलते? तो बड़ी दुख की बात होती है। चोर तो चोर होता है ना, छोटा तो छोटा होता है ना। यदि मोदी जी सोचते हैं, बीजेपी सोचती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था, थोड़ा बोलेंगे तो मैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी का कल का भाषण है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के विरोधी थे, वो तो डॉक्टर अंबेडकर थे जिनकी वजह से हमें आरक्षण मिला। कौन कहते हैं? मोदी जी। मोदी जी किसकी? आरएसएस को बड़ा अच्छा लग रहा कि डॉक्टर अंबेडकर की वजह से आरक्षण मिला। कभी आरएसएस ने आरक्षण का सपोर्ट किया? वो आरएसएस, वो मोदी जी कहते हैं कि नेहरू ने इसका विरोध किया था, टैक्स आरक्षण का, अंबेडकर थे इसलिए आरक्षण मिला, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। मोदी जी यह नहीं कहते कि उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जब डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण का प्रस्ताव रखा तो सारे ही कांग्रेस पार्टी ने उस आरक्षण का समर्थन किया, और 2014 तक उस आरक्षण पर कार्रवाई भी की। 2014 तक आरक्षण नेहरू ने खत्म नहीं किया, इंदिरा जी ने खत्म, ये नहीं बताएंगे मोदी जी। व्यक्तिगत राय हो सकती है, व्यक्तिगत राय सबको होती है, क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होना चाहिए? क्या वहां पर बैठे सारे लोगों ने आरक्षण का सपोर्ट किया था? सिर्फ नेहरू ने आरक्षण नहीं बोला था, बहुत सारे लोग होते। मगर बात इस प्रकार से कही जाती है तो जिसको सफेद झूठ भी बोला जा सकता है। बात इस प्रकार से कही जाती है कि जिसको हाफ ट्रूथ कहा जाता है, अर्ध सत्य कहा जाता है, और यह अर्ध सत्य लोगों को गुमराह करता है। मोदी जी नेहरू जी को गाली देकर नेहरू जी बनना चाहते हैं। मोदी जी नेहरू जी को गाली देकर नेहरू जी बनना चाहते हैं। इसीलिए नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 की रात को संविधान सभा का नहीं, संसद का, क्योंकि संविधान सभा संसद करके कार्य करती थी, संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया था। मोदी जी ने जीएसटी को पास करने के लिए रात के 12 बजे अधिवेशन बुलाया। प्रधानमंत्री नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री रहे, मोदी जी भी नेहरू जी का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, 3 बार प्रधानमंत्री होकर। जिसको मैं गाली देता हूं मैं उसी जैसा बनना चाहता हूं। बड़ी यह विडंबना है। मोदी जी कांग्रेस को कोसते हुए, नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तो कांग्रेस में थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तो कांग्रेस में थे, मरते दम तक कांग्रेस में थे, प्रधानमंत्री के उप प्रधानमंत्री रह चुके थे, गृह मंत्री रह चुके थे, आरएसएस को बैन लगाने वाले थे। उनका नाम मोदी जी कभी भी नहीं लेते। गाली भी देनी हो तो चुन कर दी जाती है, गाली भी देनी हो तो चुन कर दी जाती है। और मोदी जी सोचते हैं कि जितना कांग्रेस को पोसेंगे उतना उनका वोट बैंक बढ़ेगा। श्वेत पत्रिका उसका उदाहरण है, श्वेत पत्रिका उसका उदाहरण। कभी कभी इतने बड़े बड़े लोगों पर कभी कभी हंसी आती है कि जो लोग सामने वाले को गाली देकर खुद को अच्छा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। और अच्छा लगता है हमें भी, दूसरे को जो गाली देता है बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। वाह वाह क्या भाषण दिया है। हाँ, दूसरों को गाली देकर हम अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। तो अर्थ संकल्प को इस दृष्टि से देखिए, पूंजीपति किस दृष्टि से देखता है, मोदी जी किस दृष्टि से देखते हैं, निर्मला सीतारमण जी किस दृष्टि से देखते हैं, हमने किस दृष्टि से देखना चाहिए और किस प्रकार से सोचना चाहिए, इस पर आप देखिए। हमने आपके सामने रखा है, आप पढ़िए, कुछ हो तो अगले हफ्ते हम बात करेंगे।